हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो ना? लास्ट वाले 2 वीडियो आपने देखे, न्यूमेरिकल के थे भाई। उम्मीद करता हूँ देखे होंगे, चांसेस कम है वैसे देखे होंगे, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि देखे होंगे। ऑलराइट, देखिए वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर छोटा था, इजी था, अगर आपने वीडियो पूरे देखे हैं तो, है ना। वैसे लगता मेरे को थोड़ा कम ही है कि आप वीडियो पूरे देख रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पूरे एक बार के लिए देखें, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो ही आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे, है ना। एक चीज़ लिखी हुई होती है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। किसी भी बुक को जज नहीं करना चाहिए, कहाँ से? उसके कवर से। जब तक आप उस बुक को तरीके से पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उस बुक में है क्या। ठीक है, ये कुछ सीरत और सूरत वाली बात है। कुछ लोगों का सूरत इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन वो मन से बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोगों की सूरत बहुत अच्छी होती है, मन से कैसे होते हैं आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, लगातार पढ़ते हुए काम करेंगे। कुछ बच्चे मेरे को पूछते हैं कि सर मैंने 6-7 चैप्टर कर लिए, अब क्या मैं आपके साथ में पढ़ सकता हूँ 13 चैप्टर या 14 जो अब आज चालू करेंगे? आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं बच्चों, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक सेकंड फिजिक्स एक थोड़ा सा अलग ट्रैक है। हालांकि एक आध जगह फार्मूला फर्स्ट फिजिक्स के यूज़ होते हैं, लेकिन वो फार्मूला आपने पहले पढ़ रखा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई नया फार्मूला पढ़ोगे, आपने वो फार्मूला शुरुआत के 5-6 चैप्टर्स के अंदर पढ़ रखे हैं, तो आप सेकंड फिजिक्स को तो कभी भी शुरू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप फर्स्ट फिजिक्स कर रहे हैं तो फिर आप सीरियली चलें, लगातार चलें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी वो, है ना। ऑलराइट, तो मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी। आज फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है परमाणु, एटम, और इसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता है नहीं, है ना। क्योंकि एटम एक पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर है बच्चों, जो आपने मेरे हिसाब से 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, वो आपने 10th में पढ़ा है, केमिस्ट्री के अंदर 11th में भी अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो एटम तो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, और बहुत सारे बच्चों को तो मैं जो बताने वाला हूँ वो पहले से आता होगा और मेरे से ज़्यादा शायद पता भी होगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी 12th का सिलेबस है, आप एक बार के लिए रिवाइज कर लीजिए। बस इसके साथ में आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को उसी तरीके से पढ़ाऊँगा जिस तरीके से आपका रिविज़न हो जाए। जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे उनमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान में रखें। मैं आपको ये चैप्टर उस तरीके से कराऊंगा कि आपके दिमाग में वो चीज़ें इस तरीके से रहें कि आपको थ्योरी बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक बार पढ़ें, आपको याद हो जाए, या फिर वीडियो से ही आप अपनी थ्योरी बना सके, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ऑलराइट, चलिए, तो सबसे पहले हम चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हुए नाम लिख देता हूँ मैं। चैप्टर का नाम है परमाणु। मूवी देखिए नहीं देखिए परमाणु? अरे मूवी थी ना, किसकी? जॉन अब्राहम की मूवी थी परमाणु, अच्छी मूवी है मेरे हिसाब से। अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे? एटम। हाँ भाई, जब एटम नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? तो हम बोलते हैं कि एटम का मतलब होगा कुछ ऐसा, सर्कल बन जाता है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही डायग्राम बनाते हुए आए हैं। ठीक है, फिर उस सर्कल के अंदर बीच में एक छोटा सा और सर्कल, ये बिल्कुल सही बात है। अब समझिए इस चीज़ को, तो हम बोलते हैं कि ये जो छोटा सा सर्कल है ना बच्चों, ये, इस छोटे से सर्कल को नाभिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक। और ये जो नाभिक है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है प्रोटॉन, और दूसरा होता है क्या बच्चों? न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर के कौन बनता है? नाभिक बनता है। फिर इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्ताकार अथवा दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। कौन बच्चों? इलेक्ट्रॉन। ये हम सभी को पता है,
है ना, ऐसी कक्षाएं होंगी और इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये विभिन्न कक्षाएं हैं, कक्षक जिन्हें आप बोलते हैं, और उन कक्षकों में ट्रेवल करने वाले ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, जो अभी तक हमें पता चला परमाणु के बारे में कि कुछ इस तरीके का काम होता है परमाणु में। ठीक है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि एक ही वैज्ञानिक ने रातों रात कोई खोज करी और पता चल गया कि ये लो सामने परमाणु। नहीं बच्चों, इसे समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना बहुत ज़्यादा जीवन काल का पाठ दिया है, तब जाके समझ में आया कि परमाणु तो ऐसा था। ठीक है, चलिए तो क्या है बच्चों, पहले तो वो समझते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित होता है, आप सभी को पता है, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, आप सभी को पता है, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वीडियो। और न्यूट्रॉन के पास में कोई आवेश नहीं होता, ये मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था, 1.01 वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ परमाणु के बारे में पता चल जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक सी चीज़ थी। फिर प्रोटॉन के पास में कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के पास में आवेश कितना होता है, ये भी आप सभी को अब तक पता चल गया होगा। न्यूट्रॉन के पास में कोई आवेश नहीं होता, ये वैद्युत उदासीन होता है। ठीक है, अब ये और ध्यान में रखें, न्यूट्रॉन जो है वो थोड़ा सा हैवी होता है, किससे, प्रोटॉन से, मतलब सबसे ज़्यादा हैवी न्यूट्रॉन होता है, उससे हल्का प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन से बहुत हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो जैसे मतलब ऐसे फुमका सा की मानो आप, बिल्कुल ही रुई की तरीके से, एक तो हो गई, ये हो गई लोहे की गेंद और ये हो गई रुई। ठीक है, कुछ ऐसे द्रव्यमान का अंतर है बच्चों प्रोटॉन और किसमें, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में। ऑलराइट, तो ये आपको पता चल गया होगा कि इस तरीके से हमने परमाणु को पढ़ा। अब इस परमाणु की खोज कहाँ से चालू हुई, तो हम मान करके चलते हैं कि सबसे पहले एक दार्शनिक हुए, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन महर्षि, जिनका नाम महर्षि कणाद मुनि था, या कणाद मुनि जिसे हम बहुत बार जानते हैं। उन्होंने किसकी खोज करी, परमाणु की खोज करी, लेकिन कंडीशन अप्लाइड बच्चों, उन्होंने परमाणु की खोज करी या फिर अपने ज्ञान से बताया कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग जो होता है वह परमाणु होता है। ठीक है, ये किसने बताया, कणाद मुनि ने बताया। ठीक है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के कोई भी पदार्थ बना हुआ होता है, और उन सूक्ष्मतम कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ये कणाद मुनि ने बताया, लेकिन वो इंडियन साइंटिस्ट रह गए, और इंडियन साइंटिस्ट की बात जो है वो बहुत, ये कुछ ऐसा है बच्चों, घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। हम हमारी ही चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं, तो हम उन्हें प्रोत्साहित भी नहीं करते हैं, समझो इस चीज़ को। ठीक है, अब चलो एक ही ट्रैक बता देता हूँ, बॉलीवुड और हॉलीवुड ले लो आप। बॉलीवुड में भी ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ बनी हुई हैं, लेकिन हम, आपका जो एज ग्रुप है या मेरा जो एज ग्रुप इस समय, हम डायरेक्ट जाते हैं हॉलीवुड की मूवी देखेंगे, एवेंजर्स आ रही है ना, आयरन मैन आ रही है, वो देखेंगे। यहाँ पे वही काम अगर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या अक्षय कुमार ने कर दिया ना, ठू ठा ठू वाला, आपको अरे ये क्या दिखा रहे हैं, ये ऐसे कोई होता है क्या, और आयरन मैन ऐसे ऐसे कर रहा है, शॉट मार रहा है, वो आपको बहुत अच्छा लगता है ना। तो वही वाली बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन है बच्चों। ठीक है, तो वहाँ पे हम तो जानते हैं कि कणाद मुनि कौन थे, लेकिन प्रोत्साहन या फिर उनकी चीज़ों को पूरे विश्व तक फैलाने वाला काम किसी ने नहीं किया, तो फिर वो हमारी किताबों तक ही सिमट करके रह गए। ठीक है, फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए जॉन डाल्टन। ठीक है, तो डाल्टन ने पहली बार अपना परमाणु मॉडल दिया, और डाल्टन ने फिर बताया कि परमाणु जो है वो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप होता है, जिसे और अधिक विभाज्य नहीं कर सकते, अविभाज्य जिसे बताया, ये डाल्टन ने बताया। तो देखा जाए तो परमाणु की खोज अब जो आपको याद रखनी है बच्चों, वो कणाद मुनि ने याद रख करके किसको याद रखना है, जॉन डाल्टन को याद रखना है। ठीक है, तो अब ध्यान में रखें, परमाणु की खोज किसने की है, तो आप याद रखेंगे बच्चों, डाल्टन। किसने की है, डाल्टन ने की है, ये बात ध्यान में रखें। फिर इसके बाद में परमाणु के बाद में, और डाल्टन ने क्या बताया, डाल्टन ने ये बताया कि परमाणु जो है वो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप है जिसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, या कोई भी पदार्थ जिन सूक्ष्मतम कणों से मिलकर के बना हुआ होता है, उन सूक्ष्मतम कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ये डाल्टन ने अपनी थ्योरी में दिया, याद रख लोगे ये। ठीक है, अब इसके बाद में रदरफोर्ड नहीं, थॉमसन आए।
और थॉमसन ने किसकी खोज करी आप सभी को पता है, किसकी खोज करी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? थॉमसन थे। थॉमसन ने भी अपना एक परमाणु मॉडल दिया है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन ध्यान में रखें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की थी। फिर अगर मैं आपको पूछूं कि प्रोटॉन की खोज किसने की है, बताएं, जल्दी से बताएं कि प्रोटॉन की खोज किसने की है? हाँ भाई, प्रोटॉन की खोज किसने की है? जल्दी से बताओ। गोल्डस्टीन ने। किसने की है प्रोटॉन की खोज? गोल्डस्टीन ने। नाभिक की खोज किसने की है बच्चों? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? चैडविक ने। ये ध्यान में रख लीजिएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, नाभिक रदरफोर्ड, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन थॉमसन और परमाणु की खोज करने वाले कौन हैं? डाल्टन है। डन हो गया। ये चीज़ उतार लीजिएगा एक जगह, जल्दी से, मेक इट फास्ट, इसे एक जगह उतार लें। ये चैप्टर में वैसे थ्योरी आपको कम दिखाऊंगा, नोट्स आपको वैसे भी मिल जाएंगे। थ्योरी मैं आपको उतनी ही बताऊंगा जितनी आपको आसानी से याद रहे, क्योंकि इस चैप्टर में से थ्योरी नहीं, इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो मोस्टली पूछा जाता है, और थ्योरी में जो आता है वो मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो जो अपन वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़े प्लीज़ उसे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। हो चुका? चलिए, अब इसके बाद में सबसे पहला परमाणु को समझाने वाला जो मॉडल है, हालांकि डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था लेकिन हम उसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो एक ही लाइन का था जो हमने बता दिया आपको। अब इसके बाद में है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये आपने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा। थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन ने क्या किया? थॉमसन ने बताया, देखो समझो क्या बताया उन्होंने, कि परमाणु जो है वो वास्तविकता में एक धनावेशित गोला है। क्या है बच्चों? परमाणु क्या है? धनावेशित गोला है। और इस धनावेशित गोले की त्रिज्या कितनी बताई उन्होंने? उन्होंने बताया कि परमाणु जो है वो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है। और इस धनावेशित गोले में इसका संपूर्ण द्रव्यमान, इसका संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित होता है ना। इस गोले में उसका द्रव्यमान, संपूर्ण द्रव्यमान और धनात्मक आवेश समान रूप से क्या है? वितरित है। इसका मतलब अगर मैं कोई छोटा सा पार्ट यहाँ काट लूँ और उतना का उतना छोटा सा पार्ट यहाँ काट लूँ तो दोनों में द्रव्यमान समान होगा, दोनों में धनात्मक आवेश भी क्या होगा? समान होगा। ठीक है, ये किसने बताया? थॉमसन ने बताया। फिर थॉमसन को ये भी पता है, दिमाग में था कि परमाणु स्थायी है, तो इसका मतलब अगर कोई धनावेशित है तो उसमें उतना का उतना क्या होना चाहिए? ऋणावेश भी होना चाहिए। तो फिर थॉमसन ने बोला, तथा इस धनावेशित गोले में इस धनावेश को संतुलित करने के लिए उतनी ही मात्रा का ऋणात्मक आवेश उसी प्रकार व्यवस्थित होता है जैसे किसी तरबूज में बीज व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, तरबूज में बीज कैसे होते हैं बच्चों? तो हम बोलते हैं कि यादृच्छिक होते हैं, कहीं पर भी स्थित हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, वैसे तो हर जगह ही बीज मिल जाते हैं तरबूज में, वैसे ही इस परमाणु में भी ऐसा ही सीन है कि इसके अंदर इसका जो ऋणात्मक आवेश है वो हर कहीं पर भी आपको मिल सकता है। इसकी कोई निश्चित स्थिति नहीं है, ये आपको कहीं पर भी मिल सकता है। तो उसने क्या बताया? तथा इस गोले में ऋणात्मक आवेश तरबूज के बीज की भांति क्या रहता है? यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित रहता है। तथा इस ऋणात्मक आवेश का मान किसके तुल्य होना चाहिए? धनात्मक आवेश के तुल्य होना चाहिए, अर्थात परमाणु विद्युत उदासीन होना चाहिए। ये किसने बताया?
थॉमसन ने बताया। इस मॉडल में एक चीज बिल्कुल सही थी, क्या? परमाणु जो है वो 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का गोला होता है। बिल्कुल परफेक्ट बात है, इसकी कोटि इतनी ही होती है। परमाणु का जो त्रिज्या की कोटि होती है वो 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉनों का आवेश उतना का उतना है जितना धनात्मक आवेश होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये मॉडल ने मतलब बिल्कुल सही तरीके से बताया। गलतियाँ कहाँ हुई? पहली गलती आपको समझ में आ गई होगी, सारा का सारा धनात्मक आवेश कहाँ होना चाहिए? तो हम बोलते हैं नाभिक में, है ना। इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं और धनात्मक आवेश कहाँ पर है? नाभिक में है। तो ये एक गलती है कि नाभिक के अंदर होना चाहिए धनात्मक आवेश, जबकि ये मॉडल बोलता है कि सारी जगह धनात्मक आवेश। दूसरी, इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाते हैं, हमें ये पता है, जबकि ये मॉडल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन तो यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित है, तरबूज में बीज की भांति व्यवस्थित है। गलत है, ठीक है, ये मॉडल गलत है, ठीक। और फिर आप देखोगे तो ये मॉडल जो है वो स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा। हालांकि आने वाले या शुरुआती सारे मॉडल जो हैं वो परमाणुीय स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल ही रहे थे, लेकिन ये मॉडल भी असफल रहा है, ठीक है। तो ये इस मॉडल की बेसिक कमियों में से एक आ जाता है, ठीक। हम जब इसकी कमियां लिखते हैं, देखो एग्जाम के अंदर मॉडल से ज़्यादा उस मॉडल की कमियां पूछी गई हैं। अगर आप पीछे के पेपर्स देखोगे ना, 2010 से लेकर के अब तक के अगर आप पेपर देखोगे तो परमाणु मॉडल कम आया है, उस परमाणु मॉडल की कमियां ज़्यादा आई हैं। तो आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है? कमी में। वैसे भी हम इंडियन लोग हैं, कमी में ज़्यादा देखते हैं कि कौन कितना डूबा हुआ है, खुद का पता ही नहीं है हमें। चलिए, ऑलराइट, तो परमाणु मॉडल लिखें एक बार के लिए, आप इसे जल्दी से लिख लीजिए। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, वैसे तो बना ही लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। ये डायग्राम बनाओ जल्दी से, उसके बाद में मैं परमाणु मॉडल के बारे में लिखता जाता हूँ और मेरे साथ में ही उतारते जाएं, मेरे साथ में ही उतारते जाएं। ये तो बना लिया होगा। चलिए, लिखें परमाणु मॉडल के अंदर, इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर कोटि त्रिज्या का धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला होता है, जिसमें इसका संपूर्ण द्रव्यमान, इसका संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश, संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित रहता है या वितरित होता है। धनावेश को संतुलित करने हेतु परमाणु में उतनी ही मात्रा का ऋणात्मक आवेश, उतनी ही मात्रा का ऋणात्मक आवेश उसी प्रकार व्यवस्थित होता है जैसे किसी तरबूज में बीज व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। लिख लिया? इसे प्लम
पुडिंग थियरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग थियरी कहते हैं। प्लम पुडिंग थियरी क्या होता है? तो बच्चों पुडिंग जो है वो इंग्लैंड में एक डिश है, ठीक है, और उस पुडिंग डिश के ऊपर आप क्या रख देते हैं? प्लम रख देते हैं। प्लम का मतलब बेर हो गया, या फिर हमारे बुक में आलू बुखारा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है, अगर आप पिज़्ज़ा खाने जाते हो ना, तो एक नॉर्मल पिज़्ज़े के ऊपर वो बहुत सारे टॉपिंग्स डाल देते हैं, टमाटो की, कैप्सिकम की, बहुत सारी अलग अलग सी टॉपिंग्स डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो अच्छा दिखता है, दूसरा उससे उसका स्वाद चेंज हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा ही है कि कोई डिश थी और उस डिश में आपने ऊपर से टॉपिंग डाल दी, तो इलेक्ट्रॉन वास्तविकता में उसके अकॉर्डिंग क्या है? वो टॉपिंग है, वो जो टमाटो है, छोटा छोटा सा काटा हुआ टमाटर है, जो हम किसी डिश के ऊपर डाल देते हैं उसकी सजावट के लिए, ठीक है। तो ये मॉडल वास्तविकता में सिर्फ इतना ही कह रहा है कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार व्यवस्थित होते हैं जैसे किसी तरबूज में बीज, ठीक है। ये तरबूज में बीज तो हमने हिंदी अनुवाद करते हुए जोड़ दिया, हालांकि उन्होंने क्या कहा था? जैसे किसी पुडिंग के अंदर प्लम को क्या कर दिया जाता है? ऊपर से व्यवस्थित कर दिया जाता है। चलिए, तो ये मॉडल हो गया, इतना ही है ये मॉडल, इससे ज़्यादा नहीं लिखना अपन को। अब इस मॉडल की कमियां इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस मॉडल की क्या बच्चों? कमियां, ड्रॉबैक। अब इस मॉडल की कमियां क्या, मैं आपको बता चुका हूं। आपने वैसे जो बच्चों को सामान्यतः याद होता है वो रदरफोर्ड का अल्फा कण वाला प्रयोग जो है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, वो बहुत याद होता है ना। और वो प्रैक्टिकल था, इसलिए याद भी रहता है बच्चों को। प्रैक्टिकल खैर अपन तो कर नहीं सकते, उन्होंने किया था। सोने की पन्नी कौन लेकर आए भाई, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा था रदरफोर्ड ने कि सोने की पन्नी के ऊपर अल्फा कणों को क्या करवाया था? प्रहार करवाया था। तो कुछ अल्फा कण जो हैं वो कुछ एंगल से क्या हो जाते हैं? डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और एक अल्फा कण 8000 में से शायद एक अल्फा कण ऐसा था जो वापस लौट करके आ जा रहा था, ऐसा ही था, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स का क्या प्रकीर्णन का प्रयोग था। तो इस प्रयोग से जो रिजल्ट निकले, उन रिजल्ट को, उन परिणामों को इस मॉडल की सहायता से नहीं समझा सकते। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है? धनावेश हर जगह फैला हुआ है। तो अल्फा पार्टिकल अगर परमाणु से टकराएगा तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल क्या होने चाहिए बच्चों? प्रकीर्णित तो होने चाहिए थे, अलग अलग दिशाओं के अंदर क्या चले जाने चाहिए थे। परमाणु से टकराने के बाद में अलग अलग दिशाओं में चले जाने चाहिए थे, जबकि रदरफोर्ड वाले मॉडल में ऐसा नहीं होता। 20,000 में से मोस्टली तो सीधे ही गुजर जाते हैं, और 8,000 में से एक या दो ऐसे थे जो कि वापस लौट करके आते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया, उस एक्सपेरिमेंट को थॉमसन के द्वारा समझाए गए मॉडल से हम बिल्कुल भी नहीं समझा सकते, पहला। दूसरा, और रदरफोर्ड वाला सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये तो इन्होंने माना था अपने अनुभवों से, ठीक है। दूसरा, कोई भी मॉडल जो स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया, ये भी स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए। थॉमसन के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में सिर्फ और सिर्फ एक रेखा होनी चाहिए, जबकि जब हमने प्रैक्टिकल किया और जब हम अनुभव करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु में तो बहुत सारी, स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो ये फिर परमाणु के स्पेक्ट्रम को भी नहीं समझा पाया। और क्या चीज़ें हैं? तो हम बोलते हैं कि थॉमसन मॉडल के अंदर जो द्रव्यमान था और जो धनावेश था वो हर जगह व्यवस्थित है, जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीच की बातें व्यवस्थित है, जबकि वास्तविकता में ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो ये कमियां हैं। ये मॉडल कुछ जगह बहुत अच्छा भी साबित हुआ, इससे आयनीकरण को अच्छे से समझाया गया, इससे कणों के मध्य कंपनों को समझाया गया, बहुत सारी चीज़ों को समझाया गया, लेकिन जो बेसिक बातें थी वो इस मॉडल से गलत साबित हो गई है। तो सबसे पहली अगर मैं कमी लिखूँ इस मॉडल की, ठीक, तो ये कमी आपको हमेशा याद रहेगी। क्या भाई? थॉमसन मॉडल में धनावेश को परमाणु में समान रूप से क्या बताया है? वितरित बताया गया, जबकि
वास्तविकता में धनावेश नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया क्या होगा, सिंपल सा था, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये उतार लीजिएगा, एक कमी तो ये हो जाएगी। दूसरी कमी मेरे साथ में लिख रहे हो ना बच्चों, समझा चुका हूं, तो साथ में लिखना था। दूसरी कमी क्या लिखोगे? अल्फा पार्टिकल वाला, रदरफोर्ड के मॉडल का नहीं समझाया जा सकता। तो इस मॉडल की सहायता से, इस मॉडल की सहायता से अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के प्रेक्षणों को नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तीसरा क्या? कोई भी मॉडल स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सकता। ठीक है, तो इस मॉडल द्वारा परमाणुीय स्पेक्ट्रम को नहीं समझाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है इस चैप्टर में आगे आएगा, तो बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर स्पेक्ट्रम क्या होता है। इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे स्पेक्ट्रम का अच्छा खासा रूपरेखा तैयार करेंगे, चिंता काहे को करते हो। ठीक है, तो वहाँ पे अपन स्पेक्ट्रम को पढ़ लेंगे। हालांकि स्पेक्ट्रम प्राप्त कब होता है, तो आप ये ध्यान में रखो, एक बेसिक सा लॉजिक है कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षक से दूसरे कक्षक में ट्रांजिट होता है, चाहे वो उच्च कक्षक से निम्न कक्षक में जाए, चाहे वो निम्न कक्षक से उच्च कक्षक में जाए, उस केस में हमें स्पेक्ट्रम लाइन्स मिलती है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मॉडल में क्या क्या कमी थी। पहला, धनावेश वैसे व्यवस्थित नहीं होता जैसा इस मॉडल में बताया गया है। दूसरा, अल्फा पार्टिकल का प्रकीर्णन के प्रयोग से जो प्रेक्षण प्राप्त हुए वो इस थॉमसन मॉडल से नहीं समझा सकते। तीसरा, स्पेक्ट्रम को समझाने में ये मॉडल असफल रहा। चौथा और लिख सकते हो, तरबूज के बीज वाला तो गलत ही था ना। इलेक्ट्रॉन को जैसा इस मॉडल में समझाया गया है या व्यवस्थित बताया गया है वैसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार अथवा दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आई? वो भी लिख सकते हो। इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन तरबूज के बीज की भांति व्यवस्थित होते हैं परमाणु में, जबकि वास्तविकता में ये विभिन्न वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, या विभिन्न वृत्ताकार एवं दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये बात तो कर लोगे। थॉमसन मॉडल बहुत ईजी था। कमियां ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट किसको देना है, इंपॉर्टेंस किसको देना है, कमियों को देना है हमें। हो गया थॉमसन? चलिए, अब इसके बाद में है रदरफोर्ड। अब देखो रदरफोर्ड है ना, आप अगर नोट्स में देखोगे तो बहुत बड़ा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, अपन उतना बड़ा करने वाले हैं नहीं रदरफोर्ड मॉडल को। नोट्स में तो थ्योरी लिखानी भी तो पड़ती है हमें। ठीक है, अपन उतना नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ ध्यान में रखेंगे जो एग्ज़ाम में आती है और जिस पे हमारा कंसंट्रेशन बहुत होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ तो हमें पता हो। ऑलराइट, चलिए, तो अब हमारा जो है वो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या है, तो थोड़ा सा समझने लायक बात है ये कि अल्फा कण होते क्या हैं वो हमें पता हो। सबसे पहली चीज़ तो मैं पहले अल्फा कण बता देता हूँ कि अल्फा कण है क्या बच्चों। हालांकि इससे पहले विभिन्न कक्षाओं के अंदर बताया गया होगा, मैंने भी बहुत वीडियो लेक्चर में या एक आध वीडियो लेक्चर में बताया ही है अल्फा कण के बारे में। अल्फा कण वास्तविकता में हीलियम के नाभिक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? हीलियम के
नाभिक होते हैं। हीलियम का नाभिक, इसका मतलब हीलियम होता है 2He4, ऐसा परमाणु जिसके अंदर दो तो होते हैं इलेक्ट्रॉन और दो ही होते हैं क्या, प्रोटॉन। चूंकि हम नाभिक की बात कर रहे हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन वाला भाग तो हटा दो, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। तो फिर क्या है उसके पास में, दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन के साथ में दो न्यूट्रॉन और है। नाभिक में न्यूट्रॉन भी तो होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या देखो 4 है, 4 में से 2 अगर प्रोटॉन है तो फिर बच गए कितने, 2, वो क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, चलिए, तो हीलियम का नाभिक, हीलियम के नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के पास में ही आवेश होता है, कितना, धनात्मक आवेश। तो जब हम हीलियम के नाभिक को समझते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हीलियम के पास में 2 प्रोटॉनों के बराबर धनात्मक आवेश होता है। तो आवेश, प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो समान ही है, तो हम बोलते हैं 2e, बस उसके आगे क्या लगा देते हैं, प्लस। तो ये बात ध्यान में रखना, अल्फा कण वास्तविकता में, लिख लो इस लाइन को, अल्फा कण वास्तविकता में हीलियम के नाभिक होते हैं, लिख लीजिए, अल्फा कण वास्तविकता में हीलियम के नाभिक होते हैं जिन पर आवेश प्लस 2e, जिन पर आवेश प्लस 2e तथा द्रव्यमान 4 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के तुल्य होता है, 4 mp, 4 प्रोटॉनों के द्रव्यमान के तुल्य होता है। लिख लिया? चलो देवताओं, ये चीजें बेसिक हैं, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको। हाँ भाई, हो गया ये। अब देखो इस प्रयोग में था क्या, तो पहले तो प्रयोग का डायग्राम बना देते हैं, फिर हुआ क्या उसको डिस्कस करेंगे अपन। तो प्रयोग के डायग्राम में हम बोलते हैं कि हमारे पास में यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, अल्फा इमिटर है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या इमिट होनी चाहिए, क्या बाहर निकलनी चाहिए, आंसर है अल्फा पार्टिकल इमिट होने चाहिए। तो उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है बिस्मिथ। बिस्मिथ 214 जो है वो एक अल्फा इमिटर है, अल्फा कण जो है उत्सर्जित करता रहता है। तो इस बिस्मिथ से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कण को गुजारा जाता है लेड की ईंटों के बीच में से, ताकि वो एक पुंज के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ये क्या है, सीसी की ईंटें हैं। लेड तो समझते ही हो ना, केमिस्ट्री वर्ड है लेड। तो यहाँ पे चाहे एक ईंट लगा दो चाहे 2 ईंटों का ऐसा कॉम्बिनेशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे मन पर है। हर एक बुक के अंदर ये डायग्राम अलग अलग दिया हुआ है। ये क्या है, अल्फा इमिटर है, ठीक। और उससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल जो हैं उन्हें लेड की ईंटों के बीच में से गुजार करके या लेड की ईंटों के मध्य उपस्थित छिद्र से गुजार करके पुंज के रूप में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर यह अल्फा पुंज, अभी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस अल्फा पुंज के पास में अच्छी खासी स्पीड होती है, कहते हैं लगभग 10⁻7 मीटर पर सेकंड के आसपास, 2 गुणा 10⁻7 मीटर पर सेकंड के पास में इनके पास में एनर्जी होती है, वेग होता है, तथा इनकी ऊर्जा जो है वह 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से लेकर 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है। मतलब ऊर्जा अच्छी खासी है, ठीक ठाक है। और फिर जब ये पुंज किस पर आपतित होता है, सोने की पन्नी पर आपतित होता है। ये सोने की पन्नी है। अब इस सोने की पन्नी की भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या भाई, इसकी जो मोटाई है वो बहुत कम होती है, माइक्रोन्स में होती है, ठीक। और लगभग 10⁻⁻7 मीटर मोटी पन्नी है ये। कितनी, 2.01 गुणा 10⁻⁻7 मीटर मोटी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ माइक्रोन्स में, मीटर मोटी, इस कोटि में मोटी होती है,
ठीक है, तो बहुत पतली पन्नी है भाई, है ना, उसने पैसे बचा लिए। ऑलराइट, तो इतनी पतली पन्नी का उन्होंने क्या किया, उपयोग किया, मोटी पन्नी का उपयोग नहीं किया। इसका भी एक रीज़न है, वो अपन डिस्कस करेंगे कि मोटी पन्नी का उपयोग क्यों नहीं किया। और उसका कारण ये नहीं कि उसके पास में पैसों की कमी थी, ये बात और ध्यान में रखना, पैसे तो खूब थे। चलिए, और जब ये अल्फा पार्टिकल इस सोने की पन्नी से क्या करते हैं, गुजरते हैं, तो फिर ये विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाते हैं, फैलते हैं। मोस्टली तो सीधे जाते हैं और उनमें से कई फैल जाते हैं। ठीक, ये जो है ना, ये ZnS की परत है, ठीक है, प्रतिदीप्ति पदार्थ जिसे आप कह सकते हैं कि जिसके ऊपर कोई चीज टकराएगी तो उद्दीपन होगा, चमक पैदा होगी। ठीक है, तो हम इसे प्रतिदीप्ति पदार्थ कह सकते हैं। और यहाँ पर प्रस्फुर गणित है, ठीक, आप इसे माइक्रोस्कोप कह सकते हैं, मैं इसे प्रस्फुर गणित्र बोल रहा हूँ। इसकी सहायता से जितने जितने जहाँ टकरा रहे हैं उन अल्फा पार्टिकल्स को गिन लिया जाता है कि इतने यहाँ टकराए, इतने यहाँ टकराए, इतने यहाँ टकराए। आप ऐसा कह सकते हैं। आप उसे माइक्रोस्कोप भी, प्रस्फुर माइक्रोस्कोप भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, तो हम बोलेंगे शीशे की ईंटें, शीशे की ईंटें। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार के लिए बना लीजिए, उसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं। जल्दी से, मेक इट फास्ट, इसे जल्दी से बनाएं, फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। वैसे ये प्रयोग आप सभी को पता होगा क्या है ना, पता है नहीं पता? सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है रे? सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सोना Au किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Au से। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79। ध्यान में रखिएगा, परमाणु क्रमांक सोने का कितना होता है? 79 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? परमाणु क्रमांक 79 है तो इसका मतलब क्या हुआ? 79 ही इसमें प्रोटॉन है और 79 ही इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस चीज़ को समझिए, 79 ही प्रोटॉन है, 79 ही इलेक्ट्रॉन है सोने में। ये बात ध्यान में रखना। अल्फा पार्टिकल के पास में कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। उसके पास में कितना आवेश होता है? प्लस का 2 ही आवेश होता है। ठीक है, ये बात तो ऑलराइट हो गया होगा, डन है। चलिए अब देखो इस चीज़ को समझने का तरीका, ये तो समझ में, ये इतना ही था। प्रयोग में जो जो चीज़ें लगाई वो डायग्राम याद रख लिया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल इमिटर कौन सा है? तो हम बोलते हैं बिस्मथ 214। अल्फा पार्टिकल्स की ऊर्जा कितनी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 9.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य। अब देखिए इस प्रयोग में हुआ क्या वास्तविकता के अंदर। तो हम इस चीज़ को कुछ ऐसा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों कि ये सोने का नाभिक, हालांकि इतना मोटा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से आप इसे बड़ा बनाएं डायग्राम को। ये वो नाभिक है और इस नाभिक के अंदर क्या होगा? प्लस का आवेश होगा। और कितना प्लस का आवेश होगा? तो हम बोलते हैं 79 प्रोटॉन्स होंगे। परमाणु क्रमांक कितना है? 79 है ना। 79 उसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है बच्चों। और फिर ऐसा वृत्ताकार कक्षक होंगे और उन वृत्ताकार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? चक्कर लगा रहे होंगे, है ना। वृत्ताकार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या है? चक्कर लगा रहे हैं। तो उसने प्रयोग में देखा कि ये जो अधिकांश अल्फा कण जिन्हें सोने की पन्नी के ऊपर क्या कराया गया? प्रहार करवाया गया, वो अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही निकल जाते हैं।
विचलित होते ही नहीं, उनमें विचलन देखने को मिलता ही नहीं है, या अत्यल्प विचलन होता है, बहुत कम। तो अधिकांश अल्फा कण जो है, ये अल्फा कण है यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, वो बिना विचलित हुए ही सीधे निकल जाते हैं। और बहुत कम मात्रा में अल्फा कण जो हैं वो अपने मूल पथ से थोड़ा सा क्या होते हैं, विचलित होते हैं। ऐसा ये नाभिक था, ये वाला है ना, तो बहुत कम मात्रा में ऐसे ऐसे जा रहे हैं। और लगभग 8000 में से एक, लगभग लगा रहा हूँ, 8000 में से एक अथवा दो अल्फा कण ऐसे होते हैं जो 90 या 90 डिग्री से अधिक कोण पर क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। तथा एक अल्फा कण ऐसा होता है जो पुनः अपने मार्ग पर लौट कर आ जाता है। गया ऐसा, पहुंचा और वापस आया। अब यहाँ पे देखो, मैं इसे टकरा नहीं रहा हूँ, ऐसे इसके टच नहीं करवाया है, थोड़ा सा दूर रखा है, थोड़ा सा गैप रखा है। क्यों भाई? क्योंकि जब ये अल्फा कण, समझना है अल्फा कण के पास में कैसा आवेश है, ये थोड़ा समझने लायक बात है बच्चों। अल्फा कण के पास में आवेश कैसा, हमने बोला प्लस का। फिर किसी भी नाभिक के पास में आवेश कैसा, हमने बोला प्लस का। यहाँ पे सोने की पन्नी का नाभिक ले रहे हैं तो हम बोलते हैं सोने की पन्नी के पास में कितने प्रोटॉन, 79 प्रोटॉन उसके नाभिक में। अल्फा कण के पास में कितने प्रोटॉन, तो हमने बोला 2 प्रोटॉन, ठीक है। एक के पास में 2 प्रोटॉन के बराबर धनात्मक आवेश है, दूसरे के पास में 79 प्रोटॉन के बराबर धनात्मक आवेश है। जब एक धनात्मक आवेश दूसरे धनात्मक आवेश के सामने आता है, ऐसा वेग से यूं आएगा, ठीक है, तो फिर ये दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। और उस स्थिति में ये प्रतिकर्षण बल इतना प्रभावी होता है कि इसे वापस फेंक देता है, ठीक है। लेकिन जब दूरी ज़्यादा होती है, ये यहाँ पे प्लस का आवेश है और ये दूरी बहुत ज़्यादा है बच्चों, दूरी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये प्रतिकर्षण बल प्रभावी नहीं हो पाता। प्रतिकर्षण बल प्रभावी नहीं हो पाता तो वो सीधे ही गुजर जाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो सबसे पहली चीज़ समझिए इस चीज़ को, ये प्रैक्टिकल में उन्होंने ऐसा देखने की कोशिश की, कुछ ऐसा उन्हें दिखाई दिया, ठीक है। तो ये सोने की पन्नी का परमाणु जिसके बीच में नाभिक था, एक अल्फा कण वापस से लौट करके आता है अपने मार्ग में, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे ही गुजर जाते हैं, एवं 8000 में से एक या 2 अल्फा कण ऐसे होते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा या 90 डिग्री पर क्या होते हैं, विचलित होते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस चीज़ को जब हमने समझा, या रदरफोर्ड ने जब इस चीज़ को समझाया, अब ये और समझने वाली बात है कि क्या ये प्रैक्टिकल रदरफोर्ड ने किया था, तो आंसर है रदरफोर्ड। ये देखो, हर एक बुक में इस चीज़ को अलग अलग लिखा हुआ है। एक बुक ऐसी है जिसे हम पढ़ते हैं, उसमें गाइगर और मर्सन लिखा हुआ है जिन्होंने ये प्रैक्टिकल किया था, ठीक है। और फिर किसको सुपुर्द किया था, रदरफोर्ड को सुपुर्द किया था। वहाँ पर ये बताया गया है कि गाइगर और मर्सन है ना, वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। चलिए, किसके, रदरफोर्ड के। कुछ बुक्स में इनको कलीग भी बताया गया कि गाइगर एंड मर्सन आर द कलीग ऑफ रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने किनकी सहायता से, गाइगर और मर्सन की सहायता से ये प्रयोग किया था, ऐसा भी लिखा हुआ है। लेकिन रदरफोर्ड एक बड़ा नाम था, इसलिए फिर जाना भी रदरफोर्ड को ही जाता है, गाइगर और मर्सन का नाम इतना नहीं आता। ये कुछ ऐसा ही है कि न्यूटन एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, इसलिए हर जगह न्यूटन की ही वाहवाही हुई, ठीक है। रदरफोर्ड कैसे बड़ा वैज्ञानिक हो, तो रदरफोर्ड ने बहुत जगह अपना काम कर रखा है। अल्फा पार्टिकल उसने खोजे थे, बीटा पार्टिकल रदरफोर्ड ने खोजे थे। अब ऐसी खोज अगर कोई करके बैठा हुआ है तो मतलब उस बंदे का नाम बहुत बड़ा होगा, ठीक है। इसलिए रदरफोर्ड बहुत बड़ा इंसान था। चलिए, तो इसलिए उसका नाम आया, उसी का ही प्रयोग बन गया। ये गाइगर और मर्सन का प्रयोग नहीं बना, ये किसका प्रयोग बना, रदरफोर्ड का प्रयोग बन गया ऑटोमेटिकली। चलिए, तो उसने देखा, देखो सबसे पहला, अब ये लिखना आपको, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का, या फिर आप लिखेंगे रदरफोर्ड मॉडल। आप इसे वो और क्या लिख लीजिए, रदरफोर्ड मॉडल लिख लीजिए, क्योंकि बात तो वही दोहराने वाला हूँ मैं, और रदरफोर्ड मॉडल ही पूछा जाता है। अल्फा पार्टिकल प्रयोग तो आप ऐसे भी लिख लोगे, रदरफोर्ड मॉडल को ही लिख देना उसके अंदर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं निकाल सकता। तो रदरफोर्ड मॉडल में आपको क्या लिखना है, सबसे पहला आप लिखेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश अल्फा कण
सोने की पन्नी से बिना विचलित हुए सीधे ही गुजर जाते हैं, अर्थात परमाणु का अधिकांश भाग क्या होना चाहिए? खोखला होना चाहिए। अरे कोई खोखला होगा तो ही तो उसमें से लोग आसानी से गुजर जाएंगे, ठीक है, चीज़ें आसानी से गुजर जाएंगी। अगर भरा हुआ होगा तो फिर रुक जाएगी कोई दूसरी चीज़, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि जो रदरफोर्ड ने समझाया इस मॉडल में, लिखे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से, पहला पॉइंट लिखना है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना विचलित हुए ही सीधे आगे की ओर निकल जाते हैं, सीधे आगे की ओर निकल जाते हैं, अथवा सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं, अथवा सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं। यह स्पष्ट करता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक है, ऑलराइट, डन। चलिए हो गया। ओके, दूसरा लिखे, प्रयोग से यह भी स्पष्ट हुआ कि लगभग 8000 में से एक अथवा दो अल्फा कण ऐसे होते हैं जो कि 90 डिग्री अथवा इससे अधिक कोण 90 डिग्री अथवा इससे अधिक कोण के साथ विचलित हो जाते हैं, अधिक कोण से विचलित हो जाते हैं या प्रकीर्णित हो जाते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। हो गया? चलिए अब इसके बाद में लिखें इसी के अंदर, मतलब थर्ड पॉइंट, एवं हजारों में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो अपने मार्ग पर पुनः लौट आता है, अर्थात 180 डिग्री कोण से विचलित हो जाता है, 180 डिग्री कोण से विचलित हो जाता है। देख लिया? यह स्पष्ट करता है कि
यह क्या स्पष्ट करेगा बच्चों? अगर एक वापस से लौट के आ गया तो क्या स्पष्ट करेगा? वो बोलेगा कि सारा का सारा धनात्मक आवेश कहाँ पर है? एक छोटी सी जगह पर है, चारों तरफ नहीं फैला हुआ। अगर चारों तरफ फैला हुआ होता तो ये सारे के सारे बिखर जाते, फैल जाते, प्रकीर्णित होते, ठीक है। लेकिन ये तो एक छोटी सी जगह पर ही था, इसी कारण इसने सिर्फ 2 या 3 अल्फा कणों को ही ज्यादा प्रभावित किया, अन्य अल्फा कणों को ज्यादा प्रभावित नहीं किया, ठीक है। तो अब ये इतनी छोटी सी जगह पर ही था कि एक ही अल्फा कण ऐसा था जो टकरा करके वापस आ गया, और मोस्टली तो सीधे गुजर गए। एक आध ऐसे थे जो 90 डिग्री से ज्यादा विचलित हुए, ठीक है। तो ये पता चला कि जो द्रव्यमान और जो आवेश है, धनात्मक आवेश है, वो हर जगह समान रूप से वितरित नहीं है। वो परमाणु में बहुत छोटे स्थान पर केंद्रित है। ऐसा भी नहीं है कि उस दिन आवेश ने ज्यादा स्थान घेर रखा है परमाणु में, नहीं, उसने परमाणु में एक बहुत छोटा स्थान घेर रखा है बच्चों, जिसे फिर रदरफोर्ड ने क्या बोला? नाभिक कहा था, ठीक है। तो लिखे इसी के अंदर, मतलब जो तीसरा पॉइंट चल रहा था वापस लौट करके आ जाता है, अपने मार्ग पे पुनः लौट करके आ जाता है। अर्थात परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान परमाणु के भीतर एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है। मैंने क्या लिखा है? परमाणु का समस्त द्रव्यमान लिखा है क्या? धनावेश कर लीजिएगा। परमाणु का समस्त धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक कहा, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। हो गया, ये लिख लिया। चलिए, अब नाभिक का आकार भी उन्होंने ज्ञात किया, वो भी लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखें, इसके आगे जस्ट आगे नेक्स्ट पॉइंट। रदरफोर्ड के अनुसार या रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इस नाभिक का आकार परमाणु के आकार से लगभग 10,000 से 1,00,000 गुना छोटा होता है। लगभग 10,000 से 1,00,000 गुना छोटा होता है। आप इसे कुछ ऐसा समझ सकते हैं बच्चों, जिस रूम में आप इस समय हैं, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं अभी घर पे, वो रूम अगर परमाणु है तो आपके पेन की जो टिप है ना, नोक, वो नोक नाभिक होगा। इतना छोटा होता है नाभिक, ठीक है। ये कुछ ऐसा समझा जा सकता है। ऑलराइट, तो नाभिक का आकार परमाणु के आकार से लगभग 10,000 से 1,00,000 गुना छोटा होता है। अर्थात नाभिक के त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर होती है। इतना छोटा हो गया। लाख का भाग लगा लो, ऑटोमेटिकली इतना ही आना है। अरे देखो, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 और इसमें 1,00,000 का भाग लगाओ, मतलब 10⁵5 का भाग लगाओ। अरे 1,00,000 तो इतना ही हुआ, 10⁴ तो 10,000 होता है, तो 10⁵5 1,00,000 होगा। भाग लगाए तो ये कितना आया? 10⁻⁻15 आया, ठीक है। तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है, ठीक है, लिख लिया ये। चलिए अंतिम, इस मॉडल के अनुसार
परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण गति करते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं। देखो सौर मंडल वाला मॉडल यूज कर लिया उन्होंने कि अगर पृथ्वी या फिर अन्य ग्रह जो सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर क्या कर रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, तो वहाँ पर हो क्या रहा है, आंसर है सूर्य जो है वो अभिकेंद्रीय बल प्रदान कर रहा है किनको, पृथ्वी और अन्य ग्रहों को। तो उन्होंने वही यूज़ किया कि अभिकेंद्रीय बल के कारण वो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, वृत्ताकार कक्षाओं में घूम रहे हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया अपने मॉडल में। समझ में आया ये? चलिए, तो ये रदरफोर्ड मॉडल था। अब ये चीज़ समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पर एक ग्राफ और बनाएंगे अपन, जो मैं कल डिस्कस कराऊंगा, आज इतना ही वीडियो करेंगे। वो ग्राफ किसके बीच में होगा वो समझना, और वो कैसा जाना चाहिए वो आप अपने दिमाग में रखें। देखिए, हम बोल रहे हैं अधिकांश अल्फा पार्टिकल बिना विचलित हुए कहाँ की ओर गए, सीधे ही निकल गए। इसका मतलब विचलित नहीं हुए, इसका मतलब 0 डिग्री के साथ में विचलन, या फिर 0.1 0.2 डिग्री के साथ में विचलन। ठीक है, तो ऐसे अल्फा पार्टिकल की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, जिनका विचलन 0 डिग्री है, इसके आसपास के कोणों से हुआ, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री तक का हुआ। ऐसे बहुत ज़्यादा थे जिनका विचलन इतने डिग्री से ही हो गया। और ऐसा अल्फा पार्टिकल हजारों में से एक था जिसका विचलन 180 डिग्री से हुआ। और ऐसे अल्फा पार्टिकल जिनका विचलन 90 डिग्री से हुआ, वो हजारों में से ज़्यादा कितने, 2, 1 या 2, यही प्रयोग बोल रहा है ना। तो ये समझना, जब विचलन कोण और विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या के मध्य अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा जाएगा, आप इसे समझ लीजिए। विक्षेपित अल्फा पार्टिकल के संख्या और विक्षेपित हुए कोण, इनके बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा, मैंने आपको तरीका बताया है। उम्मीद करता हूँ आप बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही था। मैंने आपको बेसिक चीज़ आज के पर्टिकुलर चैप्टर में बता दी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम डेरिवेशन करेंगे, और अब इस चैप्टर में बहुत अच्छे डेरिवेशन आने वाले हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया लगने वाला है। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत सारे बच्चे मेरे को ये पूछते रहते हैं, सर आपके नंबर क्या है, क्या आपके नंबर है, या तो आप वीडियो अच्छे से नहीं देखते हो, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में भी मैंने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, वीडियो के एंड में भी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं। हर बार बोलता हूँ, नोट्स के लिए आप अपना नाम, स्कूल का नाम और अपने होम टाउन का नाम लिख करके भेजो। ऐसा भी कोई नहीं करता। ठीक है, प्लीज़ ऐसा करो, नहीं तो फिर आगे से रिप्लाई करना बंद कर दूंगा मैं। हर बार मेरे को वही भेजना पड़ता है, अपना नाम लिखो, स्कूल का नाम लिखो, होम टाउन लिखो। हर बार मैं हर एक बच्चे को ये भेजता रहता हूँ। ठीक है, ऐसा थोड़ी चलेगा बच्चों। कम से कम इतना तो खुद की मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो समझो, कम से कम इसे मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बना लो। ठीक है, और ध्यान रखो अपना, अच्छे से रहो। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।